6 अगस्त 1914 को कथाकार फ्रांज काफ्का ने अपनी डायरी में लिखा, मेरे सपनों के आंतरिक जीवन को चित्रित करने की मेरी प्रतिभा ने अन्य सभी मामलों को पृष्ठभूमि में डाल दिया है। मेरे जीवन में बहुत कुछ घटित हो चुका है और कुछ भी मुझे कभी संतुष्ट नहीं करेगा। दरअसल ये असंतोष और ये बेचैनी ही तो है जो एक कथाकार को जीवन को विश्लेषण के ढंग से देखने, जांचने, परखने और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रेरित करती है। यही कारण है कि हिंदी कहानी के पुरोधा प्रेमचंद्र सोजे वतन लिखकर ही नहीं रुके, बल्कि उनके भीतर का असंतोष उनसे निरंतर उपन्यास और कहानियां लिखाता चला गया। इसी प्रकार एक सच ये भी है कि स्त्री के जीवन को केंद्र में रखकर जब एक स्त्री कथा साहित्य रचती है तो उसमें यथार्थ के ताने बाने बहुत ही कुशलता और गहनता से बुने हुए होते। दूसरा मंगलसूत्र लेखिका देविका भट्टनायक दीपा जी का पहला कहानी संग्रह है। इस कहानी संग्रह में उनकी कुल 21 कहानियां संग्रहित है। ये 21 कहानियां स्त्री के जीवन के उन 21 रंगों का एक ऐसा कोलाज बनाती हैं जिसमें कुछ रंग गहरे हैं तो कुछ फीके हैं। इस तरह ये कहानियां धूसर रंगों को प्रमुखता से सामने रखती हैं। वास्तव में हमारे ये जीवन कई अलग अलग रंगों से बना होता है, वो चाहे स्त्री का हो या फिर पुरुष का। लेकिन हमारा सामाजिक ढांचा इस प्रकार है कि जिसमें स्त्री के हिस्से में अक्सर फीके धूसर रंग अधिक आते हैं। भले ही उसकी देह पर वस्त्र या साज सज्जा के रूप में चटक रंग दिखाई देते, लेकिन भीतर से उसके जीवन का त्रासद पक्ष जो कि आमतौर पर गोपनीय रहता है, कथा साहित्य के द्वारा हमारे सामने उभर कर आता है। जब हम ऐसी कहानियां पढ़ते हैं तो सोचने पर विवश हो जाते हैं कि कोई स्त्री अपने जीवन में इतनी सारी नेगेटिविटी को कैसे झेल लेती है। एक स्त्री तो दूसरी स्त्री के दुख को आमतौर पर समझ लेती है, लेकिन पुरुष वर्ग पूरी तरह से उस पीड़ा को महसूस नहीं कर पाता है। उसके लिए दो दुनिया अलग अलग होती हैं। एक घर के भीतर की दुनिया और एक घर के बाहर की दुनिया। अपनी स्त्री को वो घर के भीतर ही रखना चाहता है, अपनी लाभ के लिए उपयोग में लाना चाहता है और अपने से दोयम दर्जे में रखना चाहता है। 70% स्त्री पुरुषों पर यह स्थिति लागू होती है। शिक्षित वर्ग भी इससे अछूता नहीं होता है। धनाढ्य वर्ग में भी यहाँ स्त्रियां आर्थिक रूप से सशक्त दिखाई देती हैं, वहाँ भी स्त्री दोयम स्थान ही रखती है। इस सच को चाहे जितना भी नकारा जाए उसे सच नहीं बदलता, और इसी सच को एक कथाकार कुशलता से अपनी कहानियों में पिरोकर एक ऐसा लिबास बुनता है जो स्त्री के अस्तित्व को तो प्रतिष्ठा का लिबास पहनाता ही है, लेकिन एक पारदर्शी वस्त्र की तरह समाज की मानसिक नग्नता को भी उजागर कर देता है। लेखिका देविका भट्ट की कहानियां स्त्री जीवन के संघर्ष को रेखांकित करते हुए उनकी समस्याओं और भावनाओं को सामने रखती है। इन कहानियों में ग्रामीण स्त्री भी है और शहरी स्त्री भी, इनमें गरीबी रेखा के नीचे की स्त्री भी है और मध्यम वर्गीय कामकाजी स्त्री भी। ये कहानियां आग्रह करती हैं स्त्री जीवन को समझने की। इस कहानी संग्रह की पहली कहानी है बाघिन। ये पहाड़ों की स्त्री की साहस भरी कथा है। बस अंतर इतना ही रहेगा कि पहाड़ों में कथा नायिका को 4 पैर के हिंसक पशु का सामना करना पड़ा, जबकि अन्य इलाकों में 2 पैर के हिंसक पशुओं से भी उसका सामना होता रहता है। पहाड़ों की स्त्री अन्य स्त्रियों की तरह श्रम करती हैं, लेकिन उनका श्रम अपने परिवार के लिए होता है, इसलिए उसका ना तो मूल्यांकन किया जा सकता है और ना उसके श्रम को महत्व दिया जा सकता है। कमोवेश यही स्थिति दुनिया के लगभग हर स्थान पर है। दूसरी कहानी है ऑर्डर, जो संघर्ष का एक ऐसा तिलिस्म रचती है जिसमें अनेक उतार चढ़ाव मौजूद हैं। स्त्री पर लांछन लगाना सबसे आसान काम होता है। अब ये उस स्त्री पर निर्भर करता है कि वो उस लांछन के आगे घुटने टेक दे, हार मान ले या फिर उसका डटकर मुकाबला करे और उस लांछन की परवाह किए बिना अपने अस्तित्व को साबित करती रहे। ये कहानी इन्हीं भावनाओं के साथ अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। इस संग्रह में एक कहानी है थप्पड़ की गूंज। इस कहानी को पढ़ते पढ़ते अचानक उस फिल्म की याद आ जाती है जिसे 1973 में मनमोहन देसाई ने निर्देशित किया था। फिल्म का नाम था आ गले लग जा। फिल्म एक ऐसे बच्चे के ट्रीटमेंट पर केंद्रित थी जिसका इलाज नहीं हो पा रहा था। फिर डॉक्टर उस बच्चे के साथ कठोरता का व्यवहार करता है जिससे वो ठीक हो जाता है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत कमाई की। कुछ ऐसी ही मूल कथा है थप्पड़ की गूंज की। बहुत कुछ
ड्रामेटिक भले ही कहानी में सकारात्मक पक्ष है, इसलिए विद्यार्थी पर कठोरता बरसाना उसके लिए उचित नहीं है और ये बात उसे स्वयं ही महसूस होती है। ये कहानी संयोगों का सूत्र पढ़कर अपने अंत तक पहुंचती है। शादी विवाह के बंधन मात्र दो व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि दो परिवार को आपस में जोड़ने का काम करता है। यदि गहराई से जांच पड़ताल ना की जाए तो परिणाम दुखद साबित होता है। हमारे भारतीय समाज में ऐसी स्थितियों में स्त्री को ही विषमताओं का सामना करना पड़ता है। कहानी संग्रह के ब्लर्ब पर वरिष्ठ साहित्यकार टीकाराम त्रिपाठी और आलोचक कवि महेंद्र सिंह द्वारा लिखी हुई टिप्पणियां हैं। संग्रह की सभी कहानियां पाठक से संवाद करने को उत्सुक दिखाई देती हैं। ये इन कहानी संग्रह की अपनी मौलिक विशेषता है। ये सभी कहानियां स्त्री जीवन के धूसर रंगों को प्रस्तुत करती है। कहानियों का नरेशन प्रभावी है। दीपा जी का ये पहला कहानी संग्रह है जो इस बात की तस्दीक करता है कि लेखिका अपनी कथा यात्रा पूरी गंभीरता से जारी रखना चाहती है। समय के साथ कुछ एक कमियों को साधने के बाद निश्चित रूप से वह एक परिपक्व कथाकार के रूप में हिंदी साहित्य जगत में अपना स्थान बनाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ये कथा संग्रह पठनीय है और रुचिकर है। आइए दोस्तों अब जानते हैं किताब दूसरा मंगलसूत्र की लेखिका के बारे में। दीपा जी का जन्म जिला पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ। आपने हिंदी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य से एमए किया है। इसके अलावा आपको उत्कृष्ट शिक्षण कार्य के लिए जिला स्तरीय पुरस्कार, राज्यपाल पुरस्कार, महामहिम राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आप महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय स्कूल में टीचर हैं। इसके अलावा आपका प्रगतिशील लेखक संघ और स्थानीय साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से भी जुड़ाव रह चुका है।